गलत फ्रेंचाइज से कैसे बचे जिसको फ्रेंचाइज लेना हो। लाइक सबवे, मैकडोनल्ड, इनकी भी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज बंद हुई हैं, रीलोकेट हुई हैं, नई जगह पर ओपन हुई हैं। आपने बहुत सुना होगा एमबीए चाय वाला का। हाँ। उनके ऊपर कितनी एफआईआर हुई, कितनी एफआईआर हुई। बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छा ऑनर, लेकिन वहाँ पर गलत क्या हुआ, वहाँ पर पोजीशनिंग ऑफ स्टोर्स गलत हुई। इंडिया में जो एक जगह चल रहा है दूसरी जगह चले, इस बात की कोई गारंटी नहीं। पिछले हफ्ते मैंने एक ब्रांड की शर्ट मंगाई ऑनलाइन। हाँ। और मंगाई थी काली, आ गई सफेद। 75 लाख रुपए ले रहे हैं और एक मिनिमम गारंटी दे रहे हैं। अट्रैक्शन दे रखा है इन्होंने कि भैया किसी भी तरीके से इन्वेस्टर आ जाएं। अल्टीमेटली ओला जैसा ब्रांड भी अपने स्टोर्स बंद करने पड़ रहे हैं ऐसे ब्रांड्स को भी। कि आपने फ्रेंचाइज ली मैकडोनल्ड की। हाँ। और साइड में आशीष बर्गर बेच रहे हो या रामलाल का बर्गर बेच रहे हो, उसको ब्रांड ओनर कैसे कंट्रोल करें। कुंभ में 66 करोड़ लोग आए, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं आया। क्या रीजन? मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने कस्टमर का डेटाबेस बनाइए। जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर एक अच्छी फ्रेंचाइजी सही लोकेशन पर सही तरीके से आपने ले ली तो आपको 1.5 साल में पैसा डबल कर देता है। आपके बिजनेस में आपके बिजनेस को चलाने वाले दो लोग हैं, एक कस्टमर है और दूसरे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल के ऊपर एक महान हस्ती आई है फ्रेंचाइज की दुनिया से। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहे मेरे चैनल पे कि सर कोई फ्रेंचाइज के बारे में बताओ। और फ्रेंचाइज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अगर एक बार अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर दिया या सिस्टम बना दिए, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। जिसे कहते हैं कि आप कितना बढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मैकडोनल्ड को देख लो, 60,000 से ज़्यादा स्टोर होंगे दुनिया भर में। तो ये सारा खेल फ्रेंचाइज का क्या है, आप एक छोटे से बिजनेस को स्केल करके कैसे देश विदेश में अलग अलग शहरों में किस तरीके से अपनी दुकानें खोल सकते हो, अपने बिजनेस को ले जा सकते हो, आज हम सीखेंगे आशीष अग्रवाल जी से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। तो आप फ्रेंचाइज की दुनिया के बेताज बादशाह हो। आपने ज़िंदगी फ्रेंचाइज में गुजारी और लोगों को सलाह देने में कि अपने बिज़नेस को स्केल करें, बड़ा कैसे करें, जगह जगह अपने बिज़नेस को फैलाएं कैसे अलग अलग शहरों में। तो क्या आपका तजुर्बा रहा, अभी कितने साल हो गए आपको फ्रेंचाइज के बारे में लोगों को सिखाते हुए, बताते हुए? सर टोटल 9 साल हो गए हैं। 2016 में मैंने शुरुआत की थी फ्रेंचाइज बताओ की, और वहाँ एक छोटे से यूट्यूब चैनल से भी मैंने शुरुआत की थी, जहाँ पर लोगों को यूट्यूब के ज़रिए लोगों को फ्रेंचाइजीज़ के बारे में, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना शुरू किया। और मैं अचंभित रह गया ये देखकर कि एक वीडियो से मेरे पास 100 से ज़्यादा क्वेरीज आ गई। उस दिन मुझे लगा कि लोगों को इसकी नीड है, लोग नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास सही सोर्स नहीं है। और उस दिन से मैं फुल फ्लेज लग गया कि मुझे लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस बताने में और लोगों को बिज़नेस करवाने के लिए काम करना है। और वहाँ से फ्रेंचाइज बताओ की शुरुआत हुई और मेरे लिए भी एक नए करियर की शुरुआत हुई। वेरी गुड। तो आज हम 2 हिस्सों में लेंगे इस टॉपिक को। पहला, गलत फ्रेंचाइज से कैसे बचे जिसको फ्रेंचाइज लेना हो। हाँ जी, और लेना हो कौन सी लेनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल सर। और दूसरा ये कि फ्रेंचाइज देनी कैसे चाहिए, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही 2 चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट है। हाँ जी। तो आइए पहले शुरू करते हैं कि फ्रेंचाइज लेनी कौन सी चाहिए और गलत फ्रेंचाइज से कैसे बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक हमारे जानने वाले ने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड का फ्रेंचाइज लिया। अब फ्रेंचाइज फीस भी दी, दुकान का किराया भी दिया, इंटीरियर भी कराया, सामान भी रखा, लेकिन 2 लाख रुपए महीने घाटे में आ गया वो। और तकरीबन 2 साल के अंदर 40 लाख रुपए नुकसान हो गया, जबकि ब्रांड बहुत बड़ा है। और हम जो फ्रेंचाइज के बारे में शायद ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि मैंने न ली है कभी दी है, लेकिन हम समझते थे कि ऐसा ब्रांड ले लो तो आप तो कमाई फिक्स हो गई आपकी। फ्रेंचाइज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम सेट है, मार्केटिंग सेट है, प्रोडक्ट सेट है, आपको खाली एक दुकान चाहिए और उसको मैनेज करना है। इतना ही काम मैं देखता हूँ सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में। तो ऐसी क्या गलतियाँ जो एक नया फ्रेंचाइज ले रहा है कहीं पर, उसको ध्यान रखनी चाहिए? सर सबसे पहली चीज़ कि वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग को देख के फ्रेंचाइजी ले रहा है, या फिर जब हम कोई फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि वो टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, उनका मार्केट पोजीशन क्या है। आज जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैकडोनल्ड की आपने बात की। मैकडोनल्ड सिर्फ ओपन होने से वहाँ पर उसके नाम पर कितने ग्राहक आ जाएंगे। आज आप कोई एक्स बर्गर की फ्रेंचाइजी लें और मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लें, आप कोई नए बर्गर की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेंगे तो आपको ग्राहक पुल करने में बहुत तकलीफ़ें आएंगी, आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा हम किस तरीके से अपनी मार्केट पोजीशन बनाएं। लेकिन मैकडोनल्ड ऑलरेडी एक मार्केट पोजीशन है,
उन्हें बताना नहीं पड़ेगा कि आपको हमारे पास आइए बर्गर लेने के लिए। तो वहाँ पर अगर आप बर्गर की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो मैकडोनल्ड इज़ गुड, लेकिन उसको देखकर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड भी आ चुके हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो एग्जाम्पल तो देखें कि देखिए मैकडोनल्ड कितना बड़ा बन गया है, तो हम भी आपको उतनी सेल देंगे, लेकिन उतनी सेल्स आती नहीं है। दिखाते हैं आपको मैकडोनल्ड है और बेच जाते हैं कोई भी डोनाल्ड है। ओके, ये जो मैं आपको पर्टिकुलर केस बता रहा हूँ बड़ा निराला केस है, जहाँ पे ब्रांड बड़ा था और हमने बड़ी बड़ी भीड़ देखी हुई थी वहाँ हाँ पर। जी, मैं तो एक आम आदमी जिसको तो बिजनेस का पता नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं चाहता हूँ मेरी दाल रोटी बढ़िया चलती रहे, तो मैं तो यार इस ब्रांड की बहुत भीड़ रहती है, तो उसमें बारीकी में क्या देखना चाहिए, हाँ बिल्कुल, मैं यही क्या बता रहा हूँ। रिसर्च करनी चाहिए कोई फ्रेंचाइज लेने से पहले? सबसे पहली चीज़ तो ब्रांड नेम ही हो गया। अब आपने कहा ब्रांड नेम बहुत बड़ा है तो क्या देखें, अब सिर्फ ब्रांड नेम से सब कुछ नहीं होता। बड़े बड़े ब्रांड लाइक सबवे, मैकडोनल्ड, इनकी भी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज बंद हुई हैं, रीलोकेट हुई हैं, नई जगह पर ओपन हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्रांड में है तो कहीं पर भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ होती है लोकेशन। अब आप कोई प्रीमियम स्टारबक्स कॉफ़ी आपने अगर किसी टायर 3 सिटी में, टायर 4 सिटी में खोल दी, जहाँ पर लोग कौन 300-400 रुपये की कॉफ़ी कौन पिएगा? तो दूसरी चीज़ लोकेशन है। अब लोकेशन के साथ साथ अब आपने बोला कनॉट प्लेस में चल जाएगी, कनॉट प्लेस इज़ वेरी गुड लोकेशन, लेकिन कनॉट प्लेस में भी आपने रीगल सिनेमा के से थोड़ी सी पीछे, जहाँ पर स्टॉपेज ही नहीं है, जहाँ पर स्टैंडिंग होने का कोई चांस ही नहीं है, ऐसी जगह पर खोल दी, फुटफॉल ही नहीं है जहाँ पर, तो वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ सवाल यह आता है क्या ये ब्रांड को नहीं देखना चाहिए? 100% देखना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड ऑनर की भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइजी ऑनर की भी है, और अगर कोई हम जैसे कंसल्टेंट अगर बीच में है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब कोई भी ब्रांड लें, जब कोई भी फ्रेंचाइजी लें, तो फ्रेंचाइजी लेते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ कि ब्रांड कितना बड़ा है, उस ब्रांड की वजह से आपके पास कितनी सेल आएगी। तीसरा, आपकी लोकेशन हो गई। चौथा, क्या आपके शहर में वो ब्रांड चलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर जगह हर एक ब्रांड चलेगा। टी टाइम साउथ इंडिया का एक बड़ा ब्रांड है, 5000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं उनके, लेकिन आप देखिए नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड। इंडिया में बहुत वर्सटाइल कंट्री है। इंडिया में जो एक जगह चल रहा है दूसरी जगह चले, इस बात की कोई गारंटी नहीं तो आप उनको भी कंसल्ट करते हो जो फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं? 100%। सबसे पहला काम तो मैंने अपनी लाइफ का यही शुरू किया था कि दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस, उनको क्या करना चाहिए। जैसे आपने ये बोला ना ये कि नुकसान चला गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड को मैं जानता हूँ कि जिन ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली और लोग बर्बाद हो गए, लिटरली बर्बाद हो गए। एक एग्जांपल देखिए, आपने बहुत सुना होगा MBA चाय वाला का। उनके ऊपर कितनी FIR हुई, कितनी FIR हुई। बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छा ऑनर और हर चीज़ अच्छी है, लेकिन वहाँ पर गलत क्या हुआ, वहाँ पर पोजिशनिंग ऑफ स्टोर्स गलत हुए। तो ब्रांड ने ये ख्याल नहीं रखा, ये ख्याल नहीं रखा। और दूसरा, किन को फ्रेंचाइजी दे दी। आज आप देखिए कि आज कोई अगर एक बड़े ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहा है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो पर्सन भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए। सर, आप न जाने कितने लोगों का IPO करवा रहे हैं, लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं। अल्टीमेटली अगर बिजनेस ऑनर में दम नहीं होगा तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? कभी भी नहीं। तो आप फ्रेंचाइजी देते वक्त या लेते वक्त ये भी ध्यान रखें कि हमारे पास 6 महीने, साल भर का वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है। बिजनेस कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है, अच्छे से अच्छे बिजनेस डाउन जा सकते हैं। तो 100 की सीधी बात है, दिमाग काय को लगाना, आशीष भाई के पास आ जाओ। आपको फ्रेंचाइज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो आपको अगर कोई भी फ्रेंचाइज लेनी हो तो बेधड़क हमारी रिकमेंडेशन पे आप आशीष भाई से बात कर सकते हैं और इनकी सलाह लेके आप बहुत सारे नुकसानों से बच सकते हैं। सही कह रहा हूँ? आपने बिल्कुल पीछे किसी को हमारा कनेक्ट दिया था, वो एक इलेक्ट्रिक बाइक की फ्रेंचाइज ले रहे थे जी। और उन्होंने, मैं ब्रांड का नाम यहाँ नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने बोला कि वो 75 लाख रुपए ले रहे हैं और एक मिनिमम गारंटी दे रहे हैं। तो जब मैं उस ब्रांड का पूरा रिसर्च किया और मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो एक क्या बोले पुल अट्रैक्शन दे रखा है इन्होंने कि भैया किसी भी तरीके से इन्वेस्टर आ जाएं। और जब मैंने ये देखा कि उनका ऑलरेडी सेल्स कितना है, सेल्स मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कोई भी रिकमेंडेशन तो पास्ट के बेसिस पर ही करेंगे ना। कोई प्रूवन स्टोर कोई हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, चीज़ें चल रही हो, हो, या फिर हम उस इंडस्ट्री के बेस पे करेंगे। चलो बिल्कुल नया प्लेयर एंटर किया है, उस इंडस्ट्री में कैसा चल रहा है। तो ऑलरेडी अगर EV की इंडस्ट्री की बात करें तो 2 व्हीलर इंडस्ट्री डिसरप्टेड है इस समय। इंडिया में बात करें तो 30,000 में भी आ रहा है और 1,30,000 में भी आ रहा है। और ओला बाइक्स में तो देखिए किस तरीके से आग लग रही है।
हाँ तो अल्टीमेटली ओला जैसा ब्रांड भी अपने स्टोर्स बंद करने पड़ रहे हैं ऐसे ब्रांड्स को भी। तो बिल्कुल डिसरप्टेड ब्रांड है। मैंने कहा आप 75-80 लाख रुपए मत इन्वेस्ट करो। इट्स बेटर कि अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए तो एफडी में डाल दो, गोल्ड में डाल दो, या फिर आपको जो अच्छा इन्वेस्टमेंट मॉडल लगे वहाँ लगा दो, अगर आपके पास समय नहीं है तो ये सब चीज़ें भी आपने आप देखनी बचा पड़ती लिया हैं। उनको इतने नुकसान से। बहुत सारे लोगों को मैं इस तरीके से बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। ये तो बहुत अब आते important है। हैं आशीष भाई, किस तरह की फ्रेंचाइज लेनी चाहिए? एक लेमैन अगर सोच रहा है यार मेरे पास 1 करोड़ रुपया है या 50 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया, फ्रेंचाइज तो हर लेवल के अवेलेबल हैं, तो सबसे सेफ आपके हिसाब से इस टाइम में और अच्छी फ्रेंचाइज कौन सी है? किस इंडस्ट्री में, मतलब खाने में है? सर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री का 35% फूड एंड बेवरेजेस ही है। 65% में प्री स्कूल्स भी आते हैं, लॉन्ड्री भी आता है, उसके अलावा गारमेंट्स की भी आ गई और बहुत सारे आ गए, अलग अलग ब्रांड्स आ गए। लेकिन खाने पीने का बिजनेस, फूड एंड बेवरेज का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो चलेगा ही चलेगा। इंडिया का एकमात्र ऐसा ब्रांड जिसकी 18,000 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं वो रिलायंस रिटेल है। लेकिन वो रिटेल में फ्रेंचाइज नहीं देता, मतलब आम जनता के लिए फ्रेंचाइज ओपन नहीं है। लेकिन मैं रिलायंस रिटेल को देख रहा हूँ कि 18,000 स्टोर्स उन्होंने खोल दिए। जहाँ डी मार्ट 2004 से लेकर अभी तक सिर्फ 355 स्टोर कर पाया है, वहाँ रिलायंस रिटेल 2008 में स्टार्ट हुआ और अभी तक 18,000 से ज़्यादा स्टोर्स ओपन कर चुका है। तो ये क्या है? ये ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जो आम जनता की ज़रूरत है। आप टायर 1 में जाएँ, टायर 2, टायर 3, टायर 4 या किसी गांव देहात में भी चले जाएँ, कोलगेट तो यूज़ करते ही है ना, आटा दाल चावल चीनी सब यूज़ करते ही हैं। वहाँ पर अगर आप एक कस्टमाइज प्लेयर जाएंगे, वहाँ पर आप एक अच्छे तरीके से लोगों को एक सर्विस देंगे तो बट ऑब्वियसली ये बिज़नेस चलेगा ही चलेगा। आप कोई भी ऐसा ब्रांड चूज़ करें जिस ब्रांड पे आपको लगे कि लोगों को रेगुलर नीड है। एक होता है वन टाइम नीड, आप टीवी फ्रिज एक बार ले आए अपने घर में और उसके बाद 3 साल 5 साल तक आपको कोई तो दूसरा नहीं आपके चाहिए। पास अगर कोई आता है और वो कहता है मेरे पास सर इतना बजट है, इतने पैसे हैं, आपकी सलाह चाहिए क्या फ्रेंचाइज लेना चाहिए, तो आप वो करते हैं? 100% करते हैं। हम देखते हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो समय दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप भी अगर कोई फ्रेंचाइज लेने की सोचें तो ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाइम दूसरा पार्ट है, टाइम के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी आपको रेंटल पे जाना है या फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी पे स्टार्ट करना है। मैक्सिमम फ्रेंचाइजीज जो बंद हो जाती हैं ओपन होने के बाद, सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि उनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है और रेंटल वैल्यू बहुत हाई ले लेते हैं। एक ब्रांड है जिसकी मैंने स्टार्ट कराई थी फ्रेंचाइजी, चाप का ब्रांड है, बहुत अच्छी लोकेशन, राजौरी गार्डन की बहुत अच्छी लोकेशन मैंने फ्रेंचाइजी स्टार्ट कराई। जिसको फ्रेंचाइजी दी वो भी बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन 1,90,000 रुपये महीना रेंट वो दे रहा था और उसके अलावा स्टाफ का खर्चा 2 लाख रुपए के आसपास स्टाफ का खर्चा था। फूड में भी 30-35% का खर्चा आता ही आता है। मतलब ओवरऑल अगर 7 लाख रुपए की सेल आती तो वो ब्रेक इवन पर आता, 1 रुपया भी घर नहीं लेके जाता। और 6 महीने तक उसकी सेल 5 लाख से नीचे रही, मतलब 6 महीने तक वो 2 लाख रुपए घर से भरता रहा। और उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे को 7-8 महीने तक उसने चलाया। लास्टली उसने इनकम करने के लिए, बट ऑब्वियसली कमाने के लिए ब्रांड लिया था, सोच के उसको पैरालाइज आ गया। जब उसको पैरालाइज अटैक आया, मैं ब्रांड ओनर से मिला, मैंने कहा ये बहुत गलत हो रहा है उसके साथ, आपने ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी पहले। उसके बाद मैंने उसकी फ्रेंचाइजी कहीं शिफ्ट कराई, उसका स्टाफ कम करवाया, एक पार्टनर साथ में ढूंढ कर दिया और फिर उसको मैंने कहा आपको मैं जितना इन्वेस्टमेंट लगा था वो मैं आपको डाउन द लाइन 6-8 महीने में निकाल कर दूंगा। और मैंने फिर उसको 1 साल लगा, मुझे 1 साल में उसका इन्वेस्टमेंट भी निकाल के दिया, इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न निकाल के भी दिया। तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जब आप कोई ब्रांड इंडिया में खास कर वो ब्रांड ले रहे हैं ना। इंडिया में भेड़ चाल बहुत चलती है। आपने देखा होगा कि आप पहले लोग साधु घर में आता था तो साधु को बिठाकर भोजन कराते थे, अब साधु बैल बजाते तो उसको कुत्ता छोड़ देते उसके पीछे कि पता नहीं कौन आ गया है। तो ये कहानियाँ अब हो गई। इसी तरीके से फ्रेंचाइजी मार्केट हो रहा है। वर्ल्ड वाइड अगर हम फ्रेंचाइज मार्केट देखें तो सिर्फ 10% की ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में फ्रेंचाइज मार्केट की जो ग्रोथ है, जो रियल ग्रोथ है 35 से 40% की है और ये हर साल आने वाली है क्योंकि अभी यहाँ पर ब्रांड बहुत आ रहे हैं। तो आपने बात की फूड इंडस्ट्री, वहाँ पर 35% फ्रेंचाइज हैं। हाँ जी। कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है वो तकरीबन? फूड बिजनेस आप 10 लाख से भी शुरू कर सकते हैं अगर आप देखो फ्रेंचाइज ले रहे हैं तो, बट ऑब्वियसली आपको एक अच्छी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए जहाँ पर कि आपका लुक एंड फील अच्छा हो, इंटीरियर अच्छा हो। आजकल लोग लाख लाख रुपए में फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, वो फ्रेंचाइजीज क्या है, वो आप फ्री में अपना ब्रांड शुरू कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी और को तवज्जो क्यों देनी? जब अपने मोमोज की रेडी लगानी है तो अपने नाम से लगा लो,
लेकिन अगर आप वाओ मोमोज जैसा कोई ब्रांड शुरू करना चाह रहे हैं 10-15 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। आपका एक रेपुटेड ब्रांड शुरू होगा, लोग भी आएंगे तो देखेंगे हाँ एक अच्छा काम कर रहा है हमारा बच्चा, और 10-12-15 लाख मैं कोच कर रहा था, आपको भी मिलवाया था मैंने, और शायद आपको पहले से जानते थे। क्लाउड किचन अब जिसमें फ्रंट कुछ नहीं है, हाँ जी, कोई इंटीरियर कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सर्विस है। जोमेटो स्विगी के जरिए और जैसे भी ये प्लेटफॉर्म है उनसे सर्विस है। वो किस तरह के बिजनेस है? बहुत कम इन्वेस्टमेंट थी उसमें, मैंने देखा था। बिल्कुल बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाते हैं। आप इसको अपने नाम से भी कर सकते हैं, कोई 4-5 लाख रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट था उसमें। 5 लाख 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको क्लाउड किचन आप अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल वैरायटी है। क्लाउड किचन में इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? सबसे पहली इन्वेस्टमेंट तो आपकी जाएगी इक्विपमेंट्स में, क्योंकि इक्विपमेंट्स तो आपको चाहिए। दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो जाती है वो पैकेजिंग में जाती है, क्योंकि जब आप किसी को फूड डिलीवर कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि दाल आई है और वो निकली हुई आई है, वहीं एक स्टार देते हैं, रिव्यू खराब कर देते हैं, रिव्यू खराब कर देते हैं, और उसमें दाल की गलती नहीं है, पैकेजिंग की गलती है। तो पैकेजिंग में लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जितने भी अच्छे ब्रांड होंगे वो सबसे पहला ध्यान किसमें देंगे? पैकेजिंग में देंगे। चाहे वो दाल सर्व कर रहे हो, रोल सर्व कर रहे हो, डोसा सर्व कर रहे हो, कुछ भी चीज़ सर्व कर रहे हो, उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो, पैकेजिंग में बहुत कॉस्ट जाती है। तो आप ये समझते हैं कि एक अच्छा ब्रांड हो और 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट में क्लाउड किचन में लोगों को करना चाहिए? क्लाउड किचन आप बट ऑब्वियसली शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगेन क्लाउड किचन बिजनेस शुरू करने में लोकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि क्लाउड किचन में जब तक आपकी 5 लाख 6 लाख की सेल्स ना जाए महीने की, आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना सकते हैं। इतना बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ चलेगा, गुड़गांव चल जाएगा, नोएडा चल जाएगा, दिल्ली के हर एक इलाके में नहीं चलेगा। अब आप सोचेंगे दिल्ली के पीतमपुरा में चला लूँ, जहाँ पर ऑलरेडी सारे बनिया और पंजाबी फैमिली हैं और जो घर पे ही खाना बना के खुश हैं, या फिर वो मूर्थल जाकर खुश हैं, दे डोंट ऑफनली ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन। लेकिन जब आप बात करें नॉर्थ कैंपस की, साउथ कैंपस की, तो वहाँ पर आपको आएगा, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मंगा के खाना ही पड़ेगा। तो जब आप क्लाउड किचन ओपन कर रहे हैं तो आप लोकेशन जरूर देखिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट। वो तो उसके लिए तो आप है ना, आप गाइड करेंगे। बट ऑब्वियसली, लेकिन सर अगर आप अपने आप से भी कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए अपना दिमाग क्यों लगाया? आशीष के पास आए, भैया बताओ ये लोकेशन में चलेगा कि नहीं चलेगा, किस लोकेशन में खोलो। चलो ये तो हो गया फ्रेंचाइज जिनको लेना है। अब आते पार्ट 2 पे, जिनको देना है। हाँ जी। तो एक बिजनेस को इस लायक बनाना कि वो फ्रेंचाइज देके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके, जगह जगह एक्सपेंशन करके दूसरे शहरों में, इलाकों में खोल सके, उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो जब आप अपना ब्रांड बना रहे हैं तो पहले दिन से ही अपनी SOP बनाना शुरू कर दें। अच्छा, कि SOP थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने का तरीका क्या है। आप 2 चीज़ें हैं, एक तो हो गया आपका दुकान चलाने का तरीका, दूसरा आपका प्रोडक्ट बनाने का तरीका। दोनों अलग अलग SOPs होंगी। आपकी स्टोर चलाने की प्रोसेस अलग होंगे, आपका पीछे जो मटेरियल बनने का प्रोसेस अलग होगा। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मान लीजिए, तो कितने बजे वो ओपन हो रही है, ओपन होने के बाद सबसे पहले कौन उसको ओपन कर रहा है, कितने आपको लेबर चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, मशीन का रन टाइम क्या होगा। एक तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। दूसरा हो गया कि मशीन जब चल रही है, मान लीजिए कि आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ही हैं और आप कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, तो उसमें पनीर कितनी क्वांटिटी में जाएगा, मसाला कितनी क्वांटिटी में जाएगा, कितने डिग्री, कितने टेम्परेचर पे वो कुक होगा, कितने मिनट के लिए कुक होगा, मसाले किस किस कैटेगरी में डलेंगे। अब आप मैकडोनल्ड का हम एग्जांपल ले रहे थे, मैकडोनल्ड में जाइए, सब जगह बर्गर एक जैसे मिलेंगे, सब जगह मेयोनीज एक जैसी मिलेगी। इसका एक वर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन आपको पहले दिन से करना भी पड़ेगा और करने के साथ साथ उस प्रोसेस को अपनाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्डाइजेशन तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप प्रिंट कर दोगे, लेकिन आपने उसको अपनाया भी है कि नहीं है, अपने स्टोर्स के ऊपर अप्लाई भी किया कि नहीं इम्प्लीमेंट, अपने बिजनेस पे किया है कि नहीं किया है। अब आप देखिए कि बाहर के जो ब्रांड है, आप डोमिनोज का ब्रांड ले लीजिए, इंडिया में आकर 2000 स्टोर खोल चुका है। इंडिया का एक ऐसा पिज़्ज़ा ब्रांड नहीं है जिसके 500 स्टोर भी हो। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा कहीं भी खाइए, एक जैसा मिलेगा, एक जितने टाइम में मिल जाएगा, एक जैसी प्राइसिंग है, एक जैसा लुक एंड फील आ रहा है। यही बेसिकली SOP है उनकी कि आप कहीं जाओ आपको एक जैसा मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आपका बिजनेस है उसको आप पहले प्रॉफिटेबल बनाइए। बहुत सारे ब्रांड से मैं मिलता हूँ, उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है नहीं, बोलते हैं मुझे फ्रेंचाइजिंग करनी है। आपने खुद ने नहीं कमाया किसी से, कोई दूसरा कैसे कमाएगा आपसे। हमारा एक बिजनेस होता था, आपने याद दिलाया, moviemart.in ऑनलाइन DVD रेंटल। हाँ जी। तो एक एग्जीबिशन में हमने पार्ट किया था, 400 इंक्वायरी आई थी
कि हमें फ्रेंचाइज चाहिए, क्योंकि हाइप बहुत थी उस बिजनेस की, बड़ी मीडिया कवरेज, लेकिन हमने नहीं दिया, क्योंकि हमने ही नहीं कमाया तो दूसरा कैसे कमाएगा। ठीक तो बात वो है। एक बनता नहीं है, एथिक्स नहीं है कि आप खुद कमा नहीं रहे हो तो फ्रेंचाइज कैसे सर दोगे? अब आप देखिए कि सर आप इंडिया के सिर्फ इकलौते ऐसे आईपीओ कोच हैं जिनका आईपीओ आ चुका है, और इंडिया में बहुत सारे लोग सिर्फ ये देख कर के आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, तो उसके कोच बन गए हैं। लेकिन क्या वो उतनी वैल्यू दे पाएंगे जितनी वैल्यू आप दे पाओगे? क्योंकि आपने सीखने के साथ साथ उसको अप्लाई भी किया हुआ है, उसको जिया हुआ है। तो जब आप कोई चीज़ करते हैं और उसको जब आप शेयर करते हैं तो आप लोगों को सही वैल्यू दे पाते हैं। तो लाइक वाइज आप पहले अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाइए, अपनी एसओपी बनाइए, उसके बाद ये देखिए कि क्या वो बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा ही ब्रांड है, अब लोग मुझसे ही मिलना चाहते हैं, मुझसे ही बात करना चाहते हैं, सारी चीज़ मैं करूँगा तभी ये बिजनेस चलेगा, प्रॉफिटेबल भी है, एसओपी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो पर्सन ड्रिवन बिजनेस है। तो पर्सन ड्रिवन बिजनेस की कभी फ्रेंचाइजिंग नहीं हो पाएंगी। आपको उसे सिस्टम ड्रिवन बिजनेस बनाना पड़ेगा कि आपके बिना आपका बिजनेस चल सके। तो सर्विसेज से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, सर्विसेज से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हमारी इंडस्ट्री में डेल कार्नेगी है, हाँ जी, चले गए, जमाना हो गया, लेकिन आज उनके नाम के और उनके बनाए हुए कोर्सेज से पब्लिक स्पीकिंग के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं, अब अल्टीमेटली लोग आपको ही सुनना चाहते हैं, लोग आपसे ही बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फ्रेंचाइजिंग करना चाहें, या फिर मतलब कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहें, तो आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं। बट ऑब्वियसली कि वहाँ पर आपने क्या किया है, तो आप ही, लेकिन आपने पर्सन को सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये करना पड़ेगा। लेकिन आप, अगर मैं बात करूं कि आपको दिन में 24 घंटे अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप कितनी कर पाओगे? 12 घंटे मैक्सिमम कर पाओगे सर। तो इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते हो। तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? आपको जाना पड़ेगा कोचिंग में। तो लाइक वाइज आपको पर्सन से सिस्टम पे जाना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे जाना पड़ेगा, हर चीज़ की एसओपी बनानी पड़ेगी कि अगर कोई मुझसे एक चीज़ डिमांड कर रहा है, किसी ने बोला कि आके बर्गर दे दो और मैंने क्या किया, उसको पिज़्ज़ा सर्व कर दिया, या फिर किसी ने बोला मुझे आलू टिक्की बर्गर दे दो, मैंने उसे हैमबर्गर दे दिया। तो अगर एसओपी सही नहीं है, आज वो मेरे पास बर्गर खाने आया, आज तो मैं उसको दे रहा हूँ चटपटा, कल उसे फीका दे दिया, परसों ज़्यादा तीखा दे दिया, तो अल्टीमेटली हर इंसान का अपना एक स्वाद होता है। लोग लॉयल क्यों होते हैं किसी भी ब्रांड के प्रति? लॉयल होते हैं उसकी क्वालिटी से, उसकी सर्विस से। तो आपको क्वालिटी, सर्विस, सब चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी। जब तक ये सब चीज़ें नहीं करोगे, आप मार्केट में मत आओ, समय दो अपने आप को। वही एसओपी आपने बताई, मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते मैंने एक ब्रांड की शर्ट मंगाई ऑनलाइन, और मंगाई थी काली, आ गई सफ़ेद। तो कहीं ना कहीं उनके एसओपी में फेलियर होगा। हाँ। वो अगर उनके एसओपी बात करें तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? प्रिंट आउट निकालना चाहिए। बिल प्रिंट आउट आया, उसके बाद वो बिल प्रिंट आउट होने के बाद उनको जाना चाहिए कहाँ पर? उनके वेयर हाउसिंग में जाना चाहिए। वेयर हाउसिंग में आपकी नंबरिंग निकल जाएगी, आपका कलर निकल जाएगा। उसके बाद जाना चाहिए अकाउंट्स में, जहाँ पर कि रीचेक हो एक बार आपके बिल से आपके कलर और साइज। फिर उसके बाद जाना चाहिए पैकेजिंग में। उन्होंने सीधा क्या किया होगा? प्रिंट निकाला होगा, वेयर हाउसिंग में गए, ऐसे निकाल कर पैक किया और डाल दिया। अब जब मान लो डिस्पैचिंग में अगर चेक भी कर रहा होगा तो उसने यही चेक किया होगा, एक शर्ट है, ना साइज चेक किया ना कलर चेक किया। तो एसओपी में जरा सा फेलियर होने की वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस पूरा बिगड़ जाता है। और कितना ही अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, एक बार आपके साथ गलत एक्सपीरियंस हुआ ना, तो आप शिफ्ट कर जाओगे दूसरे ब्रांड की तरफ। कर गया मैं, कर दूसरे ब्रांड की मंगा ली, उसकी वापस कर दी। तो और उसने अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया तो जिंदगी में दोबारा उस वाले ब्रांड की नहीं मंगाओगे। तो ये तो आपने एसओपी बता दी कि ठीक है, सिस्टमाइजेशन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए एक ब्रांड को फ्रेंचाइजी में जाने से पहले। अब आता है कि क्या उसको, अब वो तैयार हाँ। है ना, उसका एसओपी हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, पैसा भी अच्छा कमा रहा है, वो बड़ी सी ऐड निकाले अखबार में, टीवी पे या इंटरनेट पे, और उठा के 500 फ्रेंचाइज दे दे, चलो जी बढ़ा लिया, हम स्केल कर लें, फटाफट पैसा आ रहा है ना सामने से। मान लो फ्रेंचाइज फी भी है 2-4-5 लाख रुपए, तो 500 फ्रेंचाइज दिए तो उसको करोड़ों रुपए आ गए। अब बाद में वो फ्रेंचाइजी चला पाया, नहीं चला पाया उसको, और एंड में उसे ब्रांड गाइडलाइन फॉलो करी ना करी स्ट्रिक्टली, और कोलैप्स हो गया धंधा। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा बहुत होता है इंडिया में। बेसिकली लोग क्या सोचते हैं कि मुझे 2 लाख 3 लाख 5 लाख फ्रेंचाइजी फीस लेनी है, और बेतहासा ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद लोगों को धंधा चाहिए। 140 करोड़ का देश है हमारा। चाय वाले के साथ ऐसा ही हुआ ना? हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी उसने आप बहुत सारे स्टोर्स ओपन कर दिए। क्या गलती क्या करी? गलती ये कि अगर वो पहले 5 स्टोर खोलता, सिर्फ 5 ही स्टोर खोलता, और 5 स्टोर खोलने के बाद वो चेक करता है कि वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, उन्हें उस बिजनेस को रन करने में क्या दिक्कत आ रही है। मैं अपने बिजनेस पे चेक कर चुका हूँ कि सब कुछ ओके है, लेकिन अब मुझे चेक क्या करना है? मुझे पायलट प्रोजेक्ट रन करने हैं।
तो सबसे पहले जब फ्रेंचाइजिंग में जाओ तो पहले आप अपनी मार्केटिंग के जरिए किसी भी तरीके से रेफरल के जरिए आप 4, 5, 10 जिनको आप पर्सनली ऑब्जर्व कर सको, पर्सनली सुपरवाइज कर सको, इतने स्टोर खोल लो। आपको लग रहा है 20 कर सकते हो 20 कर लो, 10 कर सकते हो 10 कर लो, 5 कर सकते हो 5 कर लो, लेकिन हर जगह आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो इससे ये एक लर्निंग आती है कि अगर फ्रेंचाइज देना हो आगे तो 1, 2, 3, 4 सक्सेस कर लो, हाँ जी, देख लो वहाँ पर क्या तकलीफें हैं, क्या क्या आपको ख्याल रखने वाला है, तब उसको स्टेप बाय स्टेप 100% यही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 5 या 10 स्टार्ट किए, उसमें 2-3 बहुत अच्छे चले, मैं कहूँगा सारे अच्छे चले, लेकिन अगर कोई एक भी फेल हुआ, 10 में से 9 भी अच्छे चले, अगर एक भी फेल हुआ तो आपको काम किस पे करना है, वो जो एक फेलियर हुआ वो क्यों हुआ, वहाँ से आपको सही लर्निंग मिलेगी। अब धीरे धीरे करके, मतलब एक चीज़ आपने सुनी होगी, फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ नेवर फाइनल प्रोडक्ट। तो आपने अगर अभी फ्रेंचाइजिंग देना शुरू किए तो उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, तो उन खामियों को टाइम के साथ आपको दूर करना पड़ेगा। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट में खामी है? कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने ब्रांड के चक्कर में इंटीरियर पे इतना पैसा इन्वेस्ट करवा देते हैं सामने वाला कि उसका आरओआई निकल कर नहीं आता। अगेन हम रेस्टोरेंट का ही ले लेते हैं, रेस्टोरेंट में लगना पूरा इक्विपमेंट्स में और हर चीज़ में इन्वेस्ट कितना आना है 5 लाख रुपए, लेकिन जब हम पूछते हैं इस ब्रांड को स्टार्ट करने में खर्चा कितना आएगा, 20 लाख रुपए। मैंने पूछा क्यों, बोल 5 लाख रुपए की इक्विपमेंट, 5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस और 10 लाख रुपए इंटीरियर में। मैंने कहा 300-400 स्क्वायर फीट में तुम 10 लाख कहाँ लगा रहे हो? नहीं, मेरा तो वो फलाना वाला जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो 5,000 रुपये स्क्वायर फीट लेता है। मैंने क्यों दे रहे हो 5,000 रुपये स्क्वायर फीट? आपको सबसे पहले ये चीज़ करना है कि आप ये देखिए कि सेम क्वालिटी, मैं नहीं कहता कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करिए, अगर सेम क्वालिटी आपको अगर सस्ते रेटों में मिल सकती है तो महंगा क्यों पे करना? आपको अपने इन्वेस्टर्स का, फ्रेंचाइजी जो ले रहे हो आपके लिए इन्वेस्टर ही है ना, आपके ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, तो आपको अपने इन्वेस्टर का पैसा बचाना है। तो इसमें ऐसा भी कहीं आपने देखा कि ब्रांड ऑनर अनएथिकल प्रैक्टिस बना, इंटीरियर वाले से पैसे खा रहा हो ज़्यादा? बट ऑब्वियसली सर, ये अनएथिकल प्रैक्टिस मैंने बहुत सारे है ऐसी। ग्रोसरी स्टोर्स में देखी है, जहाँ पर वो क्या करते थे, जो इंटीरियर वाले उनसे टाइप कर लिया, बिल तो उनके पास 1,500 का ही आ रहा है, सामने 3,000 रुपये के रेट पे चार्ज कर रहे हैं। तो वो भी एक इनडायरेक्टली वो इनडायरेक्टली वो पैसा कमा रहे हैं, फ्रेंचाइजी फीस से भी कमा रहे हैं, इंटीरियर से भी कमा रहे हैं। इवन दो मैं तो जितने भी मेरे पास ब्रांड आते हैं उन्हें क्या गाइड करता हूँ, आप फ्रेंचाइजी फीस क्या लीजिए, फ्रेंचाइजी फीस उतनी लीजिए जितना वो 1 साल में कमा ले। अगर आप 1 साल में, मैं आ रहा था उस क्वेश्चन पे, हाँ जी, कि फ्रेंचाइज की दुनिया में मैंने पढ़ा था गूगल पे कि 2 से 3 साल में पैसा वापस आ जाना चाहिए जो लगाया है। आप कह रहे हैं 1 साल में आना चाहिए? नहीं सर, 1 साल, मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ सर, फ्रेंचाइज में आरओआई जो इन्वेस्टमेंट जितना है वो रिटर्न आपका 18 से 24 महीने में आ जाना चाहिए। अगर आपकी फ्रेंचाइजी जो है, अगर कोई सर्विस ड्रिवन है और 50 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है, अगर 50 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर कैपेक्स ज़्यादा लगा हुआ है, कैपेक्स मतलब इन टर्म्स ऑफ मशीनरी ज़्यादा लगा हुआ है, इंटीरियर भी है और एसेट्स और भी, अगर आपके कुछ एसेट आए हैं तो जिन एसेट की लाइफ 10 साल है, तब आपका 3 साल 4 साल में भी आए तो चलेगा। जैसे आज आपने कोई बिल्डिंग खड़ी की और आपने बिल्डिंग की कॉस्ट भी उसमें डाल दी है, तो वहाँ पर आपका कैपेक्स ज़्यादा लग गया। लेकिन अगर हम बात करें कि जहाँ 20-25 लाख रुपए लगे हुए हैं, इंटीरियर में पैसा लगा हुआ है और किचन इक्विपमेंट में पैसा लगा हुआ है, किचन इक्विपमेंट की लाइफ कितनी है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो अल्टीमेटली ऐसे बिजनेस में आपका जो रिटर्न आ जाना चाहिए 18 से 24 महीने में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल आता है ना सर, कि फ्रेंचाइजी फीस कितनी पे करें। आप कोई नया ब्रांड है, बोलता है मैं 5 लाख और फ्रेंचाइजी फीस ले रहा हूँ। अरे 5 लाख में क्यों दूं आपको फ्रेंचाइजी फीस? क्या 5 लाख में अपना ब्रांड नहीं स्टार्ट कर सकता मैं? तो मैं बोलता हूँ फ्रेंचाइजी फीस कैलकुलेट करने का तरीका क्या होना चाहिए, 1 साल का आप टोटल रिटर्न लीजिए, 1 साल में आपने कितना अर्न किया। सपोज करिए 1 साल में मैंने उस ब्रांड से अर्न किया 10 लाख रुपए। अब आप, एक ऑब्जर्वेशन ही हो सकती है, फाइनल तो नहीं हो सकता, अब एक आप ऑब्जर्वेशन करिए कि अगर मैं इसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेता तो 1 साल में मैं कितना कमा लेता। अगेन अगर मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ली, उससे मैंने 10 लाख रुपए कमाए साल भर में। अगर मैं आशीष बर्गर खोलता तो मैं कितना कमाता, लेट से 4 लाख 5 लाख, तो उसकी फ्रेंचाइजी फीस 5 लाख रुपए तक चलती है। मतलब कि आपका एक्चुअल अर्निंग वर्सेस एक्सपेक्टेड अर्निंग अगर वो आप अपने नाम पे खोलते हैं, क्योंकि आपने उसको उसी बात के पैसे दिए ना। तो अब मैं आता हूँ उसी पे ही कि आपने फ्रेंचाइज ली मैकडोनल्ड की, हाँ। और साइड में आशीष बर्गर बेच रहे हो या रामलाल का बर्गर बेच रहे हो, उसको ब्रांड ओनर कैसे कंट्रोल करे? और ये अक्सर होता है, हाँ जी, जहाँ बिल्कुल लूज एसओपीज होती हैं या लूज डिसिप्लिन और सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे वो उतना कंट्रोल नहीं रख पाते। दूसरे शहरों में फ्रेंचाइज दी
और वहाँ पर सर्विस ख़राब हो रही है, क्वालिटी ख़राब हो रही है, ब्रांड डाइल्यूट हो रहा है, या ब्रांड की पोजीशनिंग है जहाँ जहाँ बोर्ड लगने चाहिए वहाँ नहीं नहीं लगे लग हुए रहे हैं। वैसे, कुछ साइड में अपना चालू कर रखा है, उसके अंदर एक और दुकान खोल दी, चलो किराया तो पड़ ही रहा है, कौन देखने आ रहा है भैया, चलो यार चाट भी बेच लो, बर्गर के साथ चाट भी चलेगी, खाने आ रहा है बिल्कुल। आदमी। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सर इसको कंट्रोल करने का ये 100% अगर गलती है तो ये ब्रांड ओनर की है, जो फ्रेंचाइजी दे रहा है उसकी है। अगर आप किसी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी रेगुलर ऑडिट नहीं कर सकते, आप सुपरवाइज नहीं कर सकते, उसकी मैन पावर में हेल्प नहीं कर सकते, उसके सिस्टम में हेल्प नहीं कर सकते, तो आपको कोई राइट ही नहीं है फ्रेंचाइजी देने का। तो जिसको फ्रेंचाइज देनी हो पहले एक टीम खड़ी करे। टीम नहीं है तो आप मत दो। आज आप सिर्फ एक छोटी सी बात समझिए कि अगर आज आपने अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी दी, आपकी 10 फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो गई और 6 जगह अगर ब्रांड एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो ब्रांड किसका खराब हो रहा है? ब्रांड ओनर का। ब्रांड ओनर का खराब हो रहा है ना। वो 6 लोग तो कल बंद कर देंगे और कल कोई और काम कर लेंगे। लेकिन आप जब 7वीं जगह फ्रेंचाइजी देने जाओगे तो आपकी केस स्टडी तो बनी हुई है ना कि वहाँ पर तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वहाँ तो आपके गोलगप्पे के साथ चाट भी मिल रही है जी, वहाँ तो आपको बाहर दुकान के बाहर ठेला खड़ा कर लिया है जी। तो वो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस किसका ख़राब है? वो ब्रांड का ख़राब हो रहा है। फ्रेंचाइजी देते वक्त आपके पास प्रॉपर एक सुपरविजन टीम होनी चाहिए। आप आज के दिन तो सुपरविजन टीम के साथ साथ बड़ा ईजी तरीका है, सॉफ्टवेयर इतने आ गए हैं। पहला सॉफ्टवेयर तो आपका हो गया बिलिंग सॉफ्टवेयर। नंबर 2, हर जगह कैमरे लगवाइए, सीसीटीवी कैमरे, उनका एक्सेस अपने पास रखिए। आप रख सकते हैं इजीली, ईजी है। और कॉस्टिंग कितनी आती है? 10-12 हज़ार रुपये साल की। तो आप आसानी से इतना इन्वेस्ट करके आप 100% सुपरवाइज कर सकते हैं। तीसरा, आप उनको जो क्रॉकरी दे रहे हैं, जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वो पीसेस गिन कर दें और वहाँ से क्रॉस चेक कर ले सिस्टम में कि आपने 100 आलू टिक्की दी थी तो 100 बर्गर बिके कि नहीं बिके। अगर बर्गर 90 बिके हैं और आलू टिक्की आपने 100 दी थी तो 10 गए कहाँ? ये आप क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद आज के दिन आप लोगों से गूगल पर आप रिव्यू मांग सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिव्यू मांग सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम चला सकते हैं। ये सब चीज़ें कर कर आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ब्रांड तो किसी जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो तो किसी भी तरीके से गोलमाल कर सकता है, चीज़ें ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन कस्टमर तो हमेशा सच बोलेगा ना। वो आप करिए। उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने कस्टमर का डेटाबेस बनाइए। सर आज आपने कोई भी ब्रांड चलाया, वो ब्रांड आप 10 सालों को चलाते हुए आपके पास सबसे बड़ा एसेट क्या होगा सर? कस्टमर का डेटाबेस। आप यही तो बोलोगे ना, मेरे पास 30 मिलियन कस्टमर है, मेरे पास 10 मिलियन कस्टमर है, मेरे पास 1 मिलियन कस्टमर है। यही तो कोई भी बोलेगा। अब आपने वो डेटाबेस ही तैयार नहीं किया पहले दिन से। अभी कुंभ हुआ सर, कुंभ में योगी जी और सारे न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं 66 करोड़ लोग आए, 66 करोड़ लोग आए, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं आया। क्या रीज़न? उन्होंने डेटा मैनेज ही नहीं किया। अगर वो डेटा कहीं पर भी कोई ऐसा सिस्टम बना देते कि एक आदमी उतर रहा है, उसकी पर्ची कट रही है। जैसे मैं कोविड में उत्तराखंड गया था तो वो बॉर्डर पे रोक लेते थे और बॉर्डर पे रोकने के बाद वो टेस्ट करके पर्ची पकड़ा देते थे हाथ में। तो उनके पास काउंटिंग थी कि उत्तराखंड में कितने लोगों ने एंटर किया। तो क्या कुंभ में नहीं हो सकता था? ये कितना बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का कि इतना बड़ा आयोजन तो कर दिया, लेकिन उस आयोजन में कितने लोग आए हैं उसका आपने काउंटिंग तक नहीं करी। तो आप इससे भी सीख ले सकते हैं कि आप अगर डेटाबेस नहीं मैनेज करेंगे तो उसकी वजह से सोचिए कि आप अपने ब्रांड की कितनी बड़ी पोजीशनिंग खराब कर देंगे। कल कोई इन्वेस्टर आएगा तो इन्वेस्टर किस बदौलत आपका इन्वेस्टमेंट देगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्स नहीं देखता, आपका कस्टमर बेस भी देखता है। सेल्स तो आपकी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है कि पार्टी आपसे 10 करोड़ का माल ले रही हो, उसको वो कभी तवज्जो ही नहीं देते हैं, क्योंकि आज वो पार्टी आपके पास है, कल किसी और पे चली गई तो आपका बिजनेस जीरो हो गया। सही बात है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। एक हमारे मेंटी हैं, मेरे से कोचिंग ले रहे हैं, और उनके साथ मैं लंच कर रहा था। उन्होंने 5 फ्रेंचाइज ली हुई हैं अलग अलग। वो कर ही ये रहे हैं कि फ्रेंचाइज लेते जाते मॉडल ही यही है। हाँ जी, कि मैं फ्रेंचाइज हर साल एक नई फ्रेंचाइज खोलूँगा, कई सारी फ्रेंचाइज होंगी, उनको एक रेगुलर इनकम आ रही है। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने एक बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज उनसे पूछी तो बोले तकरीबन करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख का मुझे माल रखना पड़ता है और बाकी इंटीरियर ये वो करके, और मेरा साल का नेट प्रॉफिट 12 लाख रुपये। मुझे एज ए बिजनेस ओनर तो भाई ये सेंस नहीं लगती कि मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊं और सिर्फ लाख रुपया महीना कमाऊं। मैं तो 1 करोड़ से म्यूचुअल फंड से 10% निकालूंगा तो 10 लाख वैसे ही निकाल लूँगा साल का SWP में। बिल्कुल। तो ये आप कुछ इस बारे में रोशनी डालेंगे? सर देखिए, 1% का रिटर्न तो सर कोई रिटर्न है ही नहीं। आप म्यूचुअल फंड भी छोड़ दीजिए, हर एक इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, 7% तो FD भी दे रहा है ना। अब उस 7% के अलावा आपने समय भी लगाया है, आपके समय की भी तो कीमत है। मतलब अब जब आप कोई भी बड़ा ब्रांड की, अब जैसे अरविंद मिल्स के स्टोर्स की आपको फ्रेंचाइजी मिल रही है 70-80 लाख रुपए में, वहाँ पर आसानी से आप 2-3 लाख रुपये महीना, 4 लाख रुपये महीना कमा लोगे।
तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस के ऑपरेशंस में दिक्कत है, या तो कितना कस्टमर पूल नहीं कर कमाना रहा है। चाहिए तकरीबन 1 करोड़ लगा के? आज बहुत सारे हमारे व्यूअर, कोई 10 लाख बजट वाला सुन रहा है, कोई 5 लाख बजट वाला सुन रहा है, कोई 1 करोड़ बजट वाला सुन रहा है, जिनको अपने बिजनेस पे कोई सिरदर्दी नहीं चाहिए, यार मैं मार्केटिंग करूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा, एसओपी बनाऊंगा, किसी का अच्छे ब्रांड का फ्रेंचाइज ले लिया और मेरी एक रेगुलर इनकम सेट हो गई, पैसे की, पैसा भी अच्छा ठिकाने लग गया और मेरे को इनकम भी आ रही है, मेरे को बगैर ज़्यादा काम मेहनत करे हुए पैसा आ रहा है, कितनी रिटर्न आनी चाहिए तकरीबन? सर ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका एनीवेयर अबाउट 3% टू 6% तो मिनिमम रहना चाहिए। नेट या ग्रॉस? ग्रॉस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज एंड ऑल वो net ऑल होता और है। वेरिएबल एक्सपेंसेस, मतलब टैक्स और इबिटा आप कह लीजिए, हाँ, ठीक है बिफोर ना? टैक्स। हाँ, बिफोर टैक्स एंड तो नेट इंटरेस्ट, प्रॉफिट कहता ठीक है हूँ ना? मैं उसमें आपको 3% से लेकर 6% के बीच में होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो आपको फिर कहीं ना कहीं बिजनेस में इशू है। तो अब अगर उदाहरण के तौर पे लूँ तो ये ब्रांड्स, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, 28 से 30% मार्जिन देते हैं रिटेल में, हाँ, रिटेल में अगर वो हाँ जी। प्रोडक्ट है, हाँ जी, अगर वो जूते का प्रोडक्ट है, कपड़े का प्रोडक्ट है, 28-30% वो बिल्कुल। फ्रेंचाइजी को देते हैं। तो 30% के बाद आप कह रहे हो उसको कि समझो 5% बचता है नेट आके, हाँ, नेट बिफोर आता टैक्स। बिफोर टैक्स, हाँ जी। 25% उसका किराया में निकल गया, किराया चला गया, तो स्टार 1 सैलरी करोड़ लगा के वो 5 लाख रुपए नेट कमा रहा है। उसमें बहुत है से सर। अगर उसका टैक्स चला गया 1 आध लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए ठीक है उसके लिए। बहुत अच्छा है सर। मिनिमम इतना होना चाहिए, ऐसे भी कम मैक्सिमम है? जितना भी, इससे कम में आप बिजनेस पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। फिर आप अच्छा, प्रॉपर्टी लेके छोड़ दीजिए, ठीक ठाक प्रॉपर्टी भी आप देखिए कि पिछले 5-7-10 सालों में कितना आपको रिटर्न दिया है, इससे ज़्यादा ही रिटर्न दे चुकी है। तो क्यों आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं? आप अपनी लाइफ को लग्जरी जिए या फिर आप कहीं और कुछ करिए, तो आपको वहाँ से रिटर्न आ जाएगा। तो जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो कितना टाइम धंधे में लगाए? क्योंकि वो इसलिए ले रहा है, मैंने पैसा लगा दिया, मेरे को सिरदर्दी मार्केटिंग वार्केटिंग कुछ नहीं करनी, ब्रांड सेट है, हर चीज़ सेट है, बस उनका बाल उठाया, माल बिकना शुरू हो गया, एडवर्टाइजमेंट वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, मैंने 4 स्टाफ रख दिया, 1 मैनेजर रख दिया और फ्रेंचाइजी चल रही है। तो उसको कितना टाइम देना चाहिए आपको? उसको टाइम, या हमें एज ए ब्रांड ओनर कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उससे? फ्रेंचाइजी ओनर कितना दे रहा है इट्स नॉट नेसेसरी, वो कितना सुपरवाइज कर रहा है, वो कितना ध्यान दे रहा है। जैसे फर्स्ट क्राई है, एक बड़ा ब्रांड है सर आज के दिन, आपने उसकी फ्रेंचाइजी ली, आपने कोई मैनेजर अपॉइंट कर दिया, या डोमिनोज की कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है, एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया, लेकिन क्या आप डेली बेसिस पर अपनी किचन की चेक कर रहे हैं, किचन आपकी क्लियर है कि नहीं है? फर्स्ट क्राई जैसे स्टोर बिजनेस हो गया, स्टोर में आप चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका प्रॉपर स्टॉक मैनेज है कि नहीं है, आपकी सेल्स सारी तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका मैनेजर टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कस्टमर बिहेवियर कैसा है ये आप चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बैठो, इज नॉट नेसेसरी, लेकिन आप दिन भर में 3 बार बातें कर लो, 1 बार 2 बार चले जाओ और आप डेली बेसिस पर उनसे बातें करो कि कहाँ इशू आ रहा है, अगर सेल्स प्रॉपर नहीं आ रही है तो। क्योंकि एक आदमी, आज के दिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे शिकागो पिज्ज़ा एक है ब्रांड, कई लोगों ने उसकी 4-4 फ्रेंचाइजी ली हुई है, एक ही पर्सन ने, अब वो चारों जगह तो नहीं बैठ सकता ना। और आपने जैसे बताया कि एक ही पर्सन ने 5-6 अलग अलग ब्रांड ले रखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करते चलो और अपना धंधा बनता चलेगा। क्योंकि अगर एक अच्छी फ्रेंचाइजी सही लोकेशन पर सही तरीके से आपने ले ली तो आपको 1.5 साल में पैसा डबल कर देता है, मतलब 1.5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाएगा और अगले 5 साल तक आप उससे अच्छा पैसा कमाओगे। यही एक्सपेक्ट करते हैं और ये एक्सपेक्ट आपको करना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं आ रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको किसी की फ्रेंचाइजी लेकर, अपना ही ब्रांड बना लीजिए, कल को ब्रांड की गुडविल तो मिलेगी, आप ही फ्रेंचाइजी दे पाओगे कल लोगों को। एक फ्रेंचाइजी के दिमाग में ना एक फियर कभी कभी होता है लोगों के कि यार हमने मेहनत की, लोकेशन चल गई बढ़िया, सब कुछ हो गया और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल बाद ऐसे रिन्यू नहीं किया आपने, सब कुछ किया तो मैं तो फिर जीरो हो गया। उस पर क्या सेफ्टी रहती फ्रेंचाइजी? ये देखिए, ये 100% ये फियर है। हाँ। लेकिन अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज कोई ब्रांड है, क्या वो चलता हुआ बिजनेस बंद करना चाहेगा? कोई भी बेवकूफ़ नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा ना। आज सपोज करिए कि आपने एक ब्रांड लिया, ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली, 5 साल में आपने उसे स्टैब्लिश कर दिया, अब लोग चले खींचे आ रहे हैं आपकी दुकान पर, अब 5 साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो ब्रांड ओनर, क्या आपको ये लग रहा है कि वो बंद करेगा और नई लोकेशन पर लेके जाएगा? कोई गारंटी नहीं है कि वही सेम बिजनेस नई लोकेशन पर चलेगा। या वो किसी में साथ वाले को ज़्यादा पैसे लेके दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। नहीं कभी होता भी ऐसा। जब ऐसे करते हैं तो ब्रांड की एथिक्स, पहली बात है, अपनी लोगों तक image पता जाता खराब है, आपकी अपनी ब्रांड की अपनी इमेज खराब होती है। क्योंकि जो जिसको नहीं दिया वो भी तो मार्केट में बोलेगा ना ये ब्रांड तो ऐसा है, वो भी 4 जगह आपका नाम खराब करेगा। ब्रांड ओनर को चाहिए कि एथिक्स मेंटेन करे, करते हैं सर। और फ्रेंचाइजीज को अपना बिजनेस पार्टनर समझ के चले, सर, वो उसके हाथ है और उसके बिजनेस को बढ़ाने में उसकी मदद करे। सर यही तो उस नियत तंत्र से है। चलेगा तो उसका नाम भी बनेगा
और लॉन्ग टाइम फ्रेंचाइजी। तो रिन्यूअल में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनवाते होंगे, मान लीजिए मुझे कोई फ्रेंचाइज देना हो आगे, तो 5 साल ठीक है रिन्यूअल या ज़्यादा सर होता 5 साल आप ये देखिए कि आप किस रेंज की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। अगर आप कोई इंडस्ट्री की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं जहाँ पर आपका फैक्ट्री सेटअप है, तो आपका कैपेक्स ज़्यादा लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको 10 साल से 12 साल का आपको कराना चाहिए कम से कम। अच्छा, इंडस्ट्री भी होती है फ्रेंचाइज में? बहुत सारे लोग हैं। आपको इस शूज़ पानी की फैक्ट्री है मान लीजिए, अच्छा, फ्यूचर करके एक ब्रांड आया था जो अलग अलग जगह उसके सेटअप कर रहा था। एक गोली सोडा भी हमारे पास एक ब्रांड है, अच्छा, वो बाकायदा प्रॉपर इंडस्ट्री सेटअप करके देते हैं। ओके। एक तकिया बनाने की फैक्ट्री है, वो आपको दे रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब मशीनरी में आपका हेवी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो जब वहाँ आपका मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आप आने वाले 3-4 साल में तो अपना पूरा कैपेक्स ही बाहर निकालोगे, तो एटलीस्ट वहाँ पर आपको 7 साल से 10 साल का आपका एक रिन्यूअल पीरियड होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें वही रेस्टोरेंट्स की हो गई, प्री स्कूल की हो गई, या फिर ऐसा कोई ब्रांड है, वहाँ पर 5 साल इज़ गुड पीरियड, जहाँ पर आपने 2x या 3x अमाउंट को कर लिया है। अब एक ब्रांड नया चला, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ब्रांड है लेकिन बहुत पुराना नहीं है। अगले 5 साल में ब्रांड बहुत बड़ा हो गया। हाँ जी, अब फ्रेंचाइजी ने तो बहुत सस्ते में ली हुई है, हाँ जी। तो क्या रिन्यूअल पे उसको रिवीजन में बड़ा प्राइस देना पड़ेगा, या वो नॉर्मल टर्म होती है कि तुम पुराने साथ डिपेंड करता है 10-15% मार्केट प्राइस का दे दो या थोड़ा सा रिन्यूअल दे दो? कैसा चलता है मार्केट? सर डिपेंड करता है जिस समय आपने फ्रेंचाइजी ली है उस समय रिन्यूअल टर्म्स क्या हैं। बहुत सारे लोग जब आपको नया ब्रांड है ना, तो उस समय फ्रेंचाइजी लेते वक्त ये ध्यान रखिए, क्योंकि उस समय जो आप बोलोगे मान लेगा। तो उस समय आप रिन्यूअल में लिखवा लीजिए, देयर विल बी नो रिन्यूअल फीस। और अक्सर क्या करते हैं मार्केट में? आप तो इस मार्केट बाजार में में बिल्कुल, तो हम जब ब्रांड को गाइड करते हैं, अगेन 2 चीज़ें हैं। जब हम ब्रांड को गाइड करते हैं तो ब्रांड का ध्यान रखना होता है, जब हम कस्टमर को गाइड करते हैं तो कस्टमर का ध्यान रखना होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जब आप रिन्यूअल करें तो रिन्यूअल पे आप एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी फीस का 50% या 75% डिस्काउंट दे दें। अच्छा, कि आपको उस समय सपोज कि आपकी फ्रेंचाइजी फीस 5 लाख तो है, उसको रिस्पेक्ट तो करें, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक इंसान ने जब आप शुरुआत कर रहे थे उस समय आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि जब आप एक बड़े ब्रांड बन गए हैं तो आप रिन्यूअल पे उसका ध्यान रखें? अल्टीमेटली रिलायंस ने शेयर होल्डर का ध्यान रखा, तभी तो आज वो इतनी बड़ी कंपनी बनी है। तो दोस्तों, कितनी सारी बातें आज हमने फ्रेंचाइज के बारे में, फ्रेंचाइज लेने से लेके देने तक दोनों पार्ट आज कवर किए। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता हो, नीचे कमेंट्स में दें और मैं आशीष भाई से, हमारी टीम पूछ के वादा करता हूँ कि आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो इसके अलावा आशीष भाई कोई बातें मुझसे अगर मिस हो गई, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने ना फ्रेंचाइज ली है, दी है, लेकिन काफ़ी कुछ आपसे पूछ लिया, नहीं सर, तो कुछ अगर रह गया हो तो आप अपनी तरफ से दर्शकों को बताना चाहें तो? सर आप गुरु हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें भी। और फ्रेंचाइजी कुछ भी नहीं है सर, इट्स लाइक योर ओन बिजनेस। आप अपना बिजनेस करें या फिर किसी ब्रांड का आप ओनरशिप ले लें, मतलब आपने लाइसेंस ले लें किसी ब्रांड का, इतना ही फ़र्क है फ्रेंचाइजिंग में और अपने बिजनेस में। बस फ्रेंचाइजी लेते वक्त ये ध्यान रखें कि आप एक सही ब्रांड की फ्रेंचाइजी लें, मार्केट में उसका क्रॉस चेक कर ले, पीछे उसका क्या ट्रैक ऑर्डर रहा है, उसका किस तरीके से उसने लोगों के साथ डील किया है, कस्टमर्स उसको कितना लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। रिव्यूज़ आजकल चेक करना बड़ा आसान है, गूगल पर चेक कर ले सब चीज़ें। बस आप कोई भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते वक्त एक बार गूगल कर लो, मैं तो इतना कहूँगा बस। और एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी उनसे पूछ लो जाके, एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी से पूछ लो, भैया तुम खुश हो उनसे कि नहीं हो? चले जाओ 10 बार। मान लीजिए कि आप किसी अगेन डोसा वाले की फ्रेंचाइजी ले, सागर रत्ना की फ्रेंचाइजी ले रहे हो आप, एक बड़ा ब्रांड है, आप 10 बार उसका डोसा खाने चले जाओ उसके स्टोर पर, जाकर देखो खाली रहता है कि लोग रहते हैं। और उसके ऑर्डर से पूछ लो भाई तुम खुश हो, कमा खुश रहे कि हो? नहीं? बस, क्योंकि वहाँ कंपटीशन तो कोई है नहीं, उसकी हाँ। लोकेशन कुछ है, आपकी लोकेशन कुछ है, तो बिल्कुल, वो इतनी आपको सी बात गलत है। क्यों बताएगा अगर कुछ है तो? बस इतनी सी बात है सर। तो सारा कुछ हमने कवर कर लिया। अब आशीष भाई थोड़ा सा आखिरी के 5-10 मिनट, हाँ जी सर। आशीष अग्रवाल 9 साल आपको ये करते हुए हो गए, हाँ जी। जर्नी कैसी रही अभी तक? सर जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, हिंदुस्तान को अंदर से देखने का मौका मिला। वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से पैसे लेकर आए। कई लोगों ने अपने गहने गिरवी रख कर भी बिज़नेस शुरू किया है, उनका दर्द भी देखा है। बहुत सारे लोगों ने फ्रेंचाइजी के ज़रिए अपना घर बना लिया, गाड़ियाँ बना ली, बहुत सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, वो भी देखा है हमने। बहुत सारे ब्रांड्स बहुत बड़े बन गए। मोमो मैजिक कैफ़े एक ब्रांड है, जब मैंने शुरुआत की थी सिर्फ एक स्टोर होता था, आज उसके 120 स्टोर हैं उनके। तो ये बड़ा प्राउड फील होता है कि आज हमारे साथ मिलकर बहुत सारे ब्रांड्स ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। आज वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो जब कोई दूसरा आपके साथ मिलकर तरक्की करता है ना, तो उसकी अनुभूति अलग होती है सर। उससे पहले आप क्या कर रहे थे और इसमें कैसे आए?
फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री से पहले मैंने कई सारे बिज़नेस किए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। मैंने डीएसए बिज़नेस से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन 2008 में जो मंदी आई, उस समय कुछ सुप्रीम कोर्ट्स के रूल्स आए कि आप जाकर कहीं से रिकवरी नहीं कर सकते हैं, तो बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया और उसके बाद मेरे पूरा बिज़नेस ख़राब हो गया, बंद हो गया। फिर मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का स्टार्ट किए, वहाँ पर मैं कुछ अच्छा कर नहीं पाया। फिर मैं धनबाद चला गया प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, वहाँ पर हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन हुआ करती थी और लेकिन वाइफ और बच्चे दिल्ली में ही थे, तो उनसे दूर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैं लगातार कुछ सर्च ही कर रहा था कि मुझे दिल्ली में कुछ करना है। तो वहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखा 2012-13 में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखने के बाद लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना शुरू किया और ब्लड में पूरा वो बिज़नेस वाला खून था। तो ये करते 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 मैंने कुछ एग्जीबिशंस अटेंड किए फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर मुझे लगा कि हाँ ये कुछ मैं कर सकता हूँ, और वहाँ से मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया। और फिर जैसे मैंने बताया कि वहाँ का रिस्पॉन्स देखने के बाद मुझे लग गया नहीं, मुझे कुछ तो मिल गया है। अभी कितने फॉलोअर्स हैं आपके चैनल पे? सर 7.25 लाख फॉलोवर्स हैं फेसबुक। तो दोस्तों इनके चैनल का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर फॉलो कीजिएगा इनको, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को, ऐसे एक्सपर्ट्स को लाके अपने यहाँ पॉडकास्ट करते हैं। अपने बहुत सारे नॉलेज वीडियोस भी आपको फ्रेंचाइज के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आशीष जी, ये तो आपकी हो गई फ्रेंचाइज बताओ की जर्नी। अब आ जाएं, आपका फैमिली में कौन कौन है? आपकी वाइफ का क्या नाम है? शिवानी जी। वो भी आपके साथ है बिजनेस पे या होम मेकर हैं? सर वो बिजनेस उन्हीं का है, हम तो काम कर रहे हैं बस। आप मैनेजर हैं उनके। कितनी सपोर्ट रही इतने सारे फेलियर्स पे उनकी? सर उनके जीवन में आने के बाद सिर्फ मैंने अच्छा ही अच्छा देखा है। 2009 में हमारी शादी हुई थी। 2008 का मैंने आपको बताया है, जैसे एक बहुत बड़ा मैंने ड्रॉबैक देखा 2009 में। उस समय हमारी मैरिज हुई और उसके बाद मैं धनबाद गया, अच्छा मैंने काम किया, वहाँ से कुछ अच्छे पैसे अर्न करके आया। फिर उसका डिजिटल मार्केटिंग सीखा और फ्रेंचाइजिंग की शुरुआत की। तो सी इज़ ए लकी चार्म फॉर मी। और साथ साथ में बात करें तो इस बिज़नेस में, जो फ्रेंचाइजिंग बिज़नेस में है, मेरा काम जो रहता है आप जैसे लोगों के साथ बैठना उठना, लोगों को गाइड करना, लेकिन पूरा ऑपरेशंस पूरा बिज़नेस कोई मैनेज कर रहा है तो सी इज़ माई वाइफ। वेरी गुड। और बच्चे? 2 बच्चे हैं मेरे, आरव एंड वानी। बोथ आर किड्स, राइट, मतलब कि वो स्कूल जाते हैं, अभी अपनी पढ़ाई और कर इस रहे हैं, ऐश बिजनेस कर रहे हैं। की जद्दोजहद में आप उनको टाइम दे पाते हैं, फैमिली को? बिल्कुल टाइम देता हूँ, उनके साथ मूवीज़ भी देखता हूँ, खेलता भी हूँ, घूमने भी जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। अगर एक समय आपने बहुत कुछ कमा लिया और फैमिली को खो दिया तो उस कमाई का आप करोगे क्या? सही कह रहे हो आप। तो फाइनल क्लोज करते हुए 3 लेसन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, फ्रेंचाइजी दे रहे हो या अपना कुछ शुरू कर रहे हो। आपने बहुत धूप छांव जिंदगी की देख ली, 9 साल फ्रेंचाइज के। और फ्रेंचाइज एक ऐसा बिजनेस है, आपने बहुत सारे बिजनेस देखे हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से। तो आपने वो भी एक एंगल देख लिया। कई लोग एक ही बिजनेस में ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो सारे तजुर्बे को निचोड़ के किसी को कुछ भी शुरू कर रहा हो बिजनेस पे, अपना फ्रेंचाइज लेके, फ्रेंचाइज दे के, 3 किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सबसे पहला अगर मैं बात कहूँ तो वर्किंग कैपिटल। जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने देखी लोग करते हैं कि 4 से 6 महीने का वर्किंग कैपिटल इन हैंड नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल 4 से 6 महीने की जरूर रखें अपने तो पास। मैं अपने बिजनेस कोचिंग में सिखाता हूँ कि पहला उसूल, डोंट रन आउट ऑफ कैश। हाँ बिल्कुल, पैसा नहीं खत्म होना चाहिए, नहीं सर धंधा बंद हो आदमी ने सिर्फ कैश से ख़त्म नहीं होता। उस समय मैंने मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर को देखा कि माइंडसेट भी खत्म हो जाता है। अच्छा। जब बैंकों के धक्के खाएगा, लोगों से पैसे मांगेगा, तो उसका ना अंदर का वो क्या कि जज्बा ख़त्म हो जाता है। तो जज्बा मत ख़त्म होने दो। तो पहला आप वर्किंग कैपिटल रखें। दूसरा, प्रॉपर समय दे बिजनेस को। थोड़ी सी सक्सेस हाथ आए तो उस समय ऐसा ना सोचे कि आपका बिजनेस सेट हो गया है। जब थोड़ी सक्सेस मिलती है ना, उस समय ज़्यादा समय देना पड़ता है बिजनेस को। लोग ये गलती करते हैं, टेक ऑफ की स्टेज होती है, एंटी ग्रेविटी चलना पड़ता है, एंटी ग्रेविटी चलना पड़ता है। उस समय आप जितना समय दे सके, जितना ध्यान रख सके, और वो समय है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे कि आप एंटी ग्रेविटी जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसको हाइट तक लेके जाए, और फिर जब वो बिल्कुल स्मूथ रन कर रहा हो तो ऑटो पायलट पे छोड़ सकते हैं। पहले दिन ही ऑटो पायलट में मत छोड़ दो। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी पूरा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपके बिज़नेस में आपके बिज़नेस को चलाने वाले 2 लोग हैं, एक कस्टमर हैं और दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं। आपके कस्टमर को आपके एम्प्लॉयज़ हैंडल करते हैं, आप हैंडल नहीं करते हो। आप अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकते हो। तो डू रिस्पेक्ट योर एम्प्लॉयज़ और उनका पूरा ध्यान रखें। उनको ऐसा फील कराएं कि दिस इज़ देयर कंपनी, ये आपकी कंपनी नहीं है, ये आपकी एम्प्लॉयज़ की कंपनी है। अगर आपने उनको ऐसा फील करा दिया ना, तो आपको धंधे से या ऑटो पायलट में होने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। मैं तो अपनी कोचिंग में सिखाता हूँ कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर है आपका एम्प्लॉय।
आप लोगों से सीखा है सर हमने भी। सो थैंक यू वेरी मच आशीष जी, बहुत Thank you, अच्छा sir. लगा आज आपसे वार्तालाप करके।